गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा घर में आज डिस्टर्बेंस है क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से ड्रिल मशीन चल रही है, तो इसलिए मैंने लेट किया क्लास को, लेकिन अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि बाहर से कुछ लोग आए हुए, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे। अभी नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब सुनाई देगा तो थोड़ा सा आप लोग बताना, मुझे ज्यादा तो नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं और करवा देता हूँ पॉइजन ब्रैकेट के। हालांकि आप लोगों को असाइनमेंट भी कल मैंने दिखाया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, कुछ नहीं भी हुए होंगे, तो डोंट बी सीरियस। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। वो सारी जिम्मेदारी मेरी। आप लोगों ने जो क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि कल मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसमें सब में कहीं ना कहीं वेक्टर्स इन्वॉल्व थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा देता हूँ जिनमें वेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे पॉइजन ब्रैकेट आर स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर इज व्हाट, हियर आर स्टैंड्स फॉर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड पी स्टैंड्स फॉर अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ओके, नाउ हाउ कैन यू डू दैट? आर स्क्वायर पी स्क्वायर, आर स्क्वायर पी स्क्वायर, भाई इसका क्या लिखोगे? 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। एक बार एक्स के लिए, मतलब एक्स पी एक्स के लिए, एक बार वाई पी वाई के लिए, और एक बार जेड पी जेड के लिए, क्योंकि समेशन होता है, आप लोगों को याद होगा। तो अगर आप एक्स के लिए लिखोगे तो लिखोगे आर स्क्वायर डेल आर स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल पी स्क्वायर ओवर डेल पी एक्स माइनस डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल पी एक्स डेल पी स्क्वायर ओवर डेल एक्स। ऐसे ही वाई के लिए, ऐसे ही जेड के लिए, मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 2x अपॉन अंडर रूट 2x अपॉन, नहीं 2r इंटू 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आर। समझ में आ रहा है ये डिफरेंशिएशन? आर स्क्वायर का 2r, और आर का करोगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल एक्स आएगा 2x अपॉन अंडर रूट 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मींस x अपॉन r। सिमिलरली p स्क्वायर का px के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2p, और p स्क्वायर का 2p, और px का करोगे तो px अपॉन p। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि आर स्क्वायर का p के रिस्पेक्ट में जीरो, या p स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में जीरो। सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए। तो यहां से आप देखेंगे कि आर आर कैंसिल हो गए, यहाँ पी पी कैंसिल हो गया, यानी कि 2rp, आर 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 कैंसिल हो गया तो 4x px, यहां से आएगा 4y py, यहां से आएगा 4z pz, 4 कॉमन, सारी टर्म सामने, और ये क्या बन गया आपका x px प्लस y py प्लस z pz, ये बन गया r डॉट p। कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आया क्या आप लोगों को? नो सर। मैनेजेबल है ना? ये सर पास। ओके ओके, चलो ठीक है। तो मुझे आज थोड़ी सी यही प्रॉब्लम लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो क्लास कैंसिल। तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? आ रहा ही पीछे पीछे फिर वो प्रॉपर्टी लगा के। बेटा प्रॉपर्टी लगा के करो, आप कैसे भी करो, ओवरऑल 4r डॉट p आएगा आंसर। आपको ये मेथड समझ में आया जो मैंने किया है? बेटा इस मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो? आप लोग नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। सर इसे भी हम आर आई और पी आई लेके कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि वजह है ना, ये वेक्टर नहीं है ना, कंपोनेंट थोड़ी लिख पाओगे आप इसका। सर इसे क्वांटम वाले तरीके से तो कर सकते हैं ना, कम्यूटेटर ब्रैकेट से। और तो आईएच कट से भाग डिवाइड कर देना। हाँ, आई एच कट से डिवाइड करके। जैसे अच्छा, कुछ जो बच्चे कह रहे हैं ना, मेथड 2 पे मैं भी गौर कर लेता हूँ जरा सा। आप लोग कह रहे हैं ना कि आर स्क्वायर पी स्क्वायर को आप कैसे लिखना चाह रहे हो बेटा? आर आई स्क्वायर आर आई पीछे ऐसे ना, ये इसलिए लिख सकते हैं अगर आपका हो गया हो सवाल, क्योंकि आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर वेक्टर का स्क्वायर, पी स्क्वायर को लिख सकते हो पी वेक्टर का स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर वेक्टर का स्क्वायर, और पी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो पी वेक्टर का स्क्वायर। यही तो हुआ, इसलिए आप ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब आप कर लो। क्या करोगे? प्रॉपर्टी लगाओगे ना, आर आई बाहर, आर आई पीजे स्क्वायर, फिर उसके बाद करोगे क्या? फिर आर आई लिखोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा बाहर, ऐसी टू टाइम्स पीजे बाहर आ जाएगा, आर आई स्क्वायर, पहले तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा करेंगे 2 आर आई इंटू 2 पीजे, तभी आ जाएगा आर आई इंटू पीजे। और आर आई पीजे क्या होता है? ये 4 हो जाएगा, तो आई और आई बराबर जे लगा दो तो बन जाएगा 4 आर आई पी आई, और 4 आर आई पी आई मतलब 4 आर डॉट पी। ऐसे करो ना, ये ज्यादा सरल पड़ रहा है ना इससे, तो इसलिए लिख लिया, क्योंकि इसमें आप आर स्क्वायर को आर वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बात भी सही है, और ऑब्वियसली ये मेथड ज्यादा आसान पड़ा, आप लोग दोनों उतार सकते हैं। लेकिन अगर ये आर होता ना, अगर ये आर होता केवल लिखा हुआ, तो आप नहीं लिख पाते ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये नोट कर ले, अच्छा है क्वेश्चन।
सर कल के एक क्वेश्चन में डाउट है, आप बता देंगे? हाँ बेटा बता देंगे। अभी मतलब डाउट किस तरीके का है पूछना है या कुछ गलती हो गई थी मुझसे? नहीं सर, वो ठीक, आपने सही किया। वो लास्ट के 2 स्टेप में थोड़ी कंफ्यूजन थी, बाद में बता देना सर। बाद में बता दूंगा बेटा, क्लास होने दो उसके बाद में बता। नहीं मतलब टेक्निकल एरर भी हो सकती है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, गलती से हो सकता है आई की जगह जे लिख गया हो या आई और जे नोटेशन में थोड़ी दिक्कत कर गया, इसलिए पूछ रहा था। ठीक है चलो आगे बढ़े। अब जैसे ये क्वेश्चन है द पॉइजन ब्रैकेट एक्स एक्स पी बाई प्लस बाई पी एक्स। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, अब आप इसको प्रॉपर्टी से कर लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स एक्स पी वाई प्लस एक्स बाई पी एक्स, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स बाहर छोड़ दो, पहले पी वाई बाहर छोड़ दो तो एक्स एक्स का 0 हो जाएगा। अगर एक्स बाहर छोड़ दोगे तो एक्स पी वाई हो जाएगा, एक्स पी वाई याद हो 0 ही होता है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ सर सही है। ये राहुल क्या कह रहे हैं? राहुल बेटा कुछ कहना चाहते हैं आप? राहुल जोशी। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो हमने जैसे वो फॉर्मूला लगाया ना 2RI लास्ट पे 2RI into P 2P, ये फॉर्मूला पॉइजन ब्रैकेट में भी अप्लाई कर सकते हैं? जैसे पहले तो बेटा कमोडिटी में। फार्मूला नहीं लगाया मैंने तो ये प्रॉपर्टी लगाई। आप कल की क्लास में थे? यस सर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लगाओगे? ये ऊपर देखो जो मैं लिख रहा हूँ, ए बी सी और ए सी बी, ऐसे तो लिखोगे। Yes, अगर बी भी ए हो जाए, बी भी ए हो जाए तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो गए? ओके ओके तो ये हटा के मैंने 2 आगे लिख लिया, फार्मूला थोड़ी प्रॉपर्टी से ही बना है। यस सर। समझ गया बात को? ओके। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी लगाए एक्स एक्स वाई 0 हो जाएगा और एक्स पी एक्स 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो एक्स पी एक्स 1 क्यों हो जाएगा? कल बताया था, वाई आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मुझे लगता है। आप लोग सिर्फ उतार लें, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। मेरे को लगता है कि आप लोगों को इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ूंगा, बढ़ जाऊँ आगे? यस सर। ना सर। कोई नहीं करो। अगला क्वेश्चन देखें आप, आरपी का पॉइजन वैल्यू कितनी होगी? तो आरपी के लिए आप इसमें मेथड 2 मत लगा देना। मेथड 2 जो आपने लगाया था ना वो आप गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, लाइल जबरा से अब नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे इसको लिखोगे? आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स मतलब एक्स अपॉन आर, और डेल पी ओवर डेल पी एक्स मतलब पी एक्स अपॉन आर, पी एक्स अपॉन पी। अरे जैसे अभी किया था वैसे ही कर रहा हूँ। -0 क्योंकि पी का एक्स के रिस्पेक्ट में और आर का पी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ऐसे ही वाई के लिए, ऐसे ही जेड के लिए, यानी कि एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई प्लस जेड पी जेड, ये बन गया आर डॉट पी, और नीचे बन गया आर पी। एलसीएम ले लिया, आर के नीचे आर को लिखा, आर वेक्टर अपॉन आर कैप बन गया, और पी के नीचे पी को लिखा, तो ये बन गया कितना? ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई? बहुत सिंपल है। इसको मेथड 2 से अगर करना भी है तो इस तरीके से नहीं। कैसे करोगे देख लो, मैं करके दिखाता हूँ। इसे लिख लो आर वेक्टर अपॉन, नहीं आर को क्या लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे, मुश्किल पड़ेगा आपको, नहीं कर पाओगे। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन ये आया था 5 नंबर का 2014 में। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन इसके लिए मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम पीएक्स पॉइजन ब्रैकेट, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने करके रखा हुआ है। समेशन आई जे के इक्वल टू 1 to 3 एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन जे के और एक एल यस सर। इनटू पीएल, सही है लिखा हुआ। एप्सिलॉन जे के बाहर, अब एक्स आई पीजे पीएल क्या होता है? क्रोनिका डेल्टा आईएल, और एल की जगह अगर आई लगा दूंगा तो बन जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये सब क्या है, आई जे के, ये भी उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है जिस ऑर्डर में ये, साइक्लिक, यानी दोनों की वैल्यू एक साथ +1 होगी या एक साथ -1 होगी। होल स्क्वायर लिख सकता हूं नहीं? अब 1 लगाऊंगा तो 1 आएगा। साइक्लिक वाली 3 टर्म आएंगी जो 1 1 1 देंगी, और एंटी साइक्लिक वाली 3 टर्म आएंगी जो 1 1 1 ही देंगी। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। सही बोल रहे हो या गलत? आंसर कितना आ जाएगा? 6। समझ गए नहीं? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले मुझसे।
सर एक बार लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल लास्ट स्टेप। आई जे के उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आई जे के, अगर आपको इसी ऑर्डर में लेके भी आना है ना, तो आप इसको क्या दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, आई की जगह के को ले आओ, के की जगह पे आई को, ठीक है। उसके बाद जे की जगह पे आई को ले आओ और आई की जगह पे के को, तो ये भी आई जे के ही लिख जाएगा ना। यस सर। और अगर ये आई जे के लिख जाएगा आई जे के साथ में, तो आई जे के का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, एप्सिलॉन आई जे के का स्क्वायर। यस सर। बस अब तीन टर्म होंगी साइक्लिक वाली, तीन टर्म होंगी एंटी साइक्लिक, बाकी सब होंगी जीरो। तो चाहे साइक्लिक हो चाहे एंटी साइक्लिक, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 ही आएगी। ओके सर। फिर से कौन रिपीट करवाना चाह रहा है? अभी रेनू आप ही हो? नहीं, नो सर। हाँ रेनू बेटा, आपको कुछ पूछना है रह गया या फिर चलूं आगे? ये प्रॉपर्टीज मैंने कल करवाई हैं। जे के पी और एल की प्रॉपर्टी होती है ये बाहर ले गए, और एक्स और पी की प्रॉपर्टी होती है ये मैंने कल लिखवाई है, ठीक है। तो बस उसी को देख देख कर लिख दिया है, कोई ऐसा खास सवाल नहीं है, इसीलिए आपके सामने रख दिया डायरेक्ट। इसको लिख देता हूं, ये वाला आई जे के। ओके डन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पॉइजन ब्रैकेट का हर सवाल कर लोगे, लेकिन हाँ ज्यादातर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में। फिलहाल आपको टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं आगे। सर ये मेरे लास्ट में जो एंटी वाला एक बार फिर से बता देंगे? क्या चीज +6 कैसे आएगा? यस सर। ये 3 ऐसा है, ये प्रॉपर्टीज देख लो। ये 6 ही देगा वैल्यू, क्योंकि इसमें एक टर्म आएगी A1 2 3, एक टर्म आएगी 2 3 1, एक टर्म आएगी 3 1 2, एक टर्म आएगी इनकी जस्ट एप्सिलॉन 2 1 3, इधर आएगी 3 2 1, इधर आएगी 1 3 2, है ना? यही तो आएंगी 6 टर्म। Yes, बाकी sir. जितनी भी आएंगी जीरो आएंगी, इन सबका होल स्क्वायर, यही तो समेशन आएगा। यस सर। ये +1 यस देगा, सर। ये भी +1 देगा, ये भी +1 देगा, बाकी के भी +1 ही देंगे, यानी 6 हो जाएगा। नहीं ठीक है बात? यस सर, हो गया। चलिए एक बार असाइनमेंट पे एक बार देख लेते हैं असाइनमेंट को। अगर इसमें कुछ मेरे को अभी बताने लायक लगा तो मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें इस असाइनमेंट में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइसन ब्रैकेट और जनरेटिंग फंक्शन सारे हैं ना, तो सारे मत करने की कोशिश करना। अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद कर पाना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ही करोगे, जो मैं देख लेता हूँ, कुछ मुझे करवाना तो नहीं है। ये सब आप ही कर सकते हो। सेकंड नहीं हुआ? सेकंड किस किस का नहीं हुआ? हिंट तो बेटा वही है, अलग से मेथड थोड़ी आएगा, वही वाला हिंट रहेगा। हिंट मैं करवा ही देता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। कुछ लोगों ने लिख दिया मैसेज कि हो गया। आप इसको खोलो, del px over del x 0 हो जाएगा ना? del px over del x 0 हो जाएगा। माइनस दूसरी वाली खोलोगे टर्म, तो del over del x e raised to the power alpha x square, del over del p x px। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हिंट क्यों मांग रहे थे? इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि पूछने वाली बात थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूजा, अच्छा पूजा नहीं, किसी और ने बता। डिम्पल, बेटा आपने करके देखा था इसको? अब समझ में आ गया? चलो ठीक है। चलिए कल की क्लास में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो सिलसिला हो गया किनका? पॉइसन ब्रैकेट्स का। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जो कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, वो एक स्टार बना के लिख देता हूँ, नोट बना के लिख देता हूँ। नोट था क्या? दोबारा से लिख देता हूँ कल वाली बात ही। If f is equal to f qpt, it is a function of qpt, is a constant of motion, then del f upon del t plus fh बराबर 0 होता है। यही तो याद आया कल किसी को ये वाली बात? और कल मैंने ये भी बताया था कि if f is equal to f qp is a constant of motion, then fh Poisson bracket is equal to 0। Am I correct? ये बात यहां तक तो ठीक थी ना?
अब अगर आप देखो कि फंक्शन एफ अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है, मतलब प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है लगातार, तो क्या होगा? ये मैंने कल की बात को कंक्लूड करा है। तो अगर फंक्शन एफ इवेल्युएट हो रहा है टाइम के साथ, तो कैसे उसका एक्सप्रेशन आप पॉइसन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बैक स्लाइड देख लो। टाइम इवेल्युएशन ऑफ ए वेरिएबल। तो टाइम के साथ अगर एफ इज अ फंक्शन which is dependent on qp, for example, and q is dependent on time but implicitly, and p is dependent on time implicitly. So how f changes with time? तो आप टेलर सीरीज से आप देख सकते हैं, टेलर सीरीज विद कंडीशन, ये दी हुई है कंडीशन क्या है? f is equal to f0 at t is equal to 0, या कंडीशन f t is equal to 0, f is equal to f0। ठीक है, तो टेलर सीरीज क्या कहेगी? f qt कॉमा pt यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ f नॉट। कैसे? पहले तो f नॉट ही लिखूंगा। f नॉट का मतलब अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं q0 p0 प्लस डेल ओवर डेल टी f, डेल ओवर डेल टी f है ना। पूरा लिखने का मतलब है बहुत ज्यादा जगह घेर देगा। तो f डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 एट t इज इक्वल टू 0, f डबल डैश एट t इज इक्वल टू 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे तो चलेगा। तो आप देखें f डैश x मतलब d ओवर dt ऑफ f कैसे लिखा जा सकता था? df अपॉन dt इज इक्वल टू हाउ मच? यू कैन राइट इट एज fh। कल की क्लास याद करें आप लोग, d ओवर dt को आप fh की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और f डबल डैश x को कैसे लिख सकते हैं? f डैश h और f डैश को कैसे लिख सकते हो? fh कॉमा h एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही लिखा जा सकता है। देख लो आप लोग, कोई दिक्कत लग रही हो तो यहां से f आ जाएगा। बेसिकली मैं एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, मतलब f क्या आ जाएगा इसका मतलब f इज इक्वल टू f0 प्लस f डैश x। f डैश कितना है? fh। ये भी लगभग हर बुक में आप लोग ये प्रॉब्लम देखोगे करी हुई। अगली वाली टर्म क्या आएगी? f डबल डैश x, f डबल डैश f। तो fh पॉइसन ब्रैकेट fh, फिर अगेन पॉइसन ब्रैकेट प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ अपॉन फैक्टोरियल 3 पॉइसन ब्रैकेट पॉइसन ब्रैकेट पॉइसन ब्रैकेट fh कॉमा h कॉमा h एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कभी पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से। और एट t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर प्रोग्रेसिव होगा f, टाइम के साथ बदल रहा होगा, तो आप उसे पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट होगा तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरी बात शायद आप लोगों तक पहुंच गई हो। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉइसन थ्योरम। पॉइसन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कम आए हुए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे समझ में भी आ जाएगी। पॉइसन थ्योरम क्या कहती है कि इफ u एंड b and u is a function of qp and b is a function of qp are constant of motion, then their Poisson bracket ub is also a constant of motion। मतलब इनकी पॉइसन ब्रैकेट भी एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी अगर u भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। मतलब इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इफ u एंड b आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, इट मींस u shows vanishing Poisson bracket with h, and if v is constant of motion then vh is also equal to 0. It implies that Poisson bracket of ub with h also equal to 0। यही तो मतलब हुआ कि अगर ub कांस्टेंट है तो ub का जो पॉइसन ब्रैकेट है वो भी कांस्टेंट होगा। हाउ कैन वी प्रूव दिस? विद द यूज ऑफ जैकोबी आइडेंटिटी। प्रूफ देखिए, आप ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं यही करवा दे रहा हूं, एक लाइन का प्रूफ है। जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है? अगर मैं यू बी एच के लिए लिखूं तो यू बी एच के लिए अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? जैकोबी आइडेंटिटी यू वी एच का ये नहीं, यू वी एच का होगा ना पहले। तो बेटा ऐसे लिखी जाती है यू बी सही है सर ऐसे। का एच के साथ पॉइसन ब्रैकेट प्लस ठीक है बी एच का पॉइसन ब्रैकेट एच ई है का यू के साथ पॉइसन ब्रैकेट एच यू एच यू का पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू 0। और v का पॉइसन ब्रैकेट बराबर 0 होता है ना? यस सर। आप मुझे बता दो ये पॉइसन ब्रैकेट कितनी आएगी? ये वाली पॉइसन ब्रैकेट और ये वाली पॉइसन ब्रैकेट कितनी आएगी? 0, क्योंकि u और v कांस्टेंट ऑफ मोशन है, गिवन है। तो यानी ये 0, ये भी 0, सही है ना? और अगर ये 0 तो फिर प्रूफ नहीं हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको ना इसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मैंने सोचा आगे वाले पेज पे लिखूंगा तो आप लोग थोड़ा डिसकंटिन्यूटी महसूस करोगे। यू वी एच कॉमा एच बराबर 0 है ना? इसका मतलब क्या होगा? यू बी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। समझ गए होगे? अगले पेज पे लिखूं क्या या हो गया? हो गया सर। बहुत सिंपल था, बहुत छोटी थ्योरम है लेकिन बड़ी काम की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक और कांस्टेंट ऑफ मोशन ढूंढने का एक तरीके से जरिया मिल गया। अगर आपको दो कांस्टेंट ऑफ मोशन मिल जाए तो उनका पॉइसन ब्रैकेट भी जो आएगा वो भी एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी फर्दर आप कांस्टेंट ऑफ मोशन और ढूंढ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? एप्लीकेशन बड़ा अच्छा है, बताओ जरा। इफ फॉर एग्जांपल ही बता रहा हूं मैं, इफ एल एक्स एंड एल वाई आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, then if Lx and Ly are constant of motion, then their Poisson bracket means Lx Ly का Poisson bracket किसके बराबर आता है? Lz के बराबर, is also a constant of motion। नहीं समझ में आया? If Px and Ly are constant of motion, then Px Ly का पॉइसन ब्रैकेट क्या आएगा? Pz is also a constant of motion। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ठीक है भाई? यस सर। अच्छा, एक मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, वो पूछ लेता हूँ, आप लोगों से कहीं गड़बड़ ना कर देना, इसलिए पूछ ही ले रहा हूँ। अगर किसी सिस्टम का लैग्रांजियन हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स डॉट अगर कोई ऐसा ले लो जिसमें टी भी आए,
इस तरीके का लैग्रांजियन है मान लीजिए। बैक स्लाइड देख ले पहले। हो गया सर। एक प्रॉब्लम अपनी तरफ से बना रहा हूं मैं। If L is equal to this, then which of the following are constant of motion? चलो ये भी हटा देते हैं। पहला px, दूसरा एनर्जी, तीसरा px एंड एनर्जी, चौथा Lx, पांचवा Lx, px एंड Lx, या छठा मैं बोल दूं नन। क्या कहोगे? सर छठा। अच्छा, फोर्थ, और भी कुछ सोच के बोल दो। फिफ्थ, और भी बोल दो, 4-5 बचे बस। नन। 4 होगा या सर 6 होगा? 4 होगा या 6 होगा? अच्छा, 4 किस हिसाब से बोल रहे हैं? वही तो सर 4 चेक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बाकी सब चेक हो रहे हैं? हाँ सर, px तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो मतलब एक्स है लैग्रांजियन में। एक्स है डेल एल। हाँ सर, ई भी नहीं होगा सर, डेल एल डेल टी 0 नहीं हो रहा है। ये मैंने अभी बैठे बैठे सोचा कि ऐसा भी क्वेश्चन तो आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत खेल सकता है कोई आपसे, बहुत खेल सकता है आपसे इस बात को लेके, इसलिए जरा बी केयरफुल। क्या आप इसको लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो। क्या आप इसको लिख सकते हो या नहीं? गलत तो नहीं लिखा मैंने? सर हाफ की एक स्क्वायर आपने हटा दिया है? वो तो बेटा हटा दिया था बहुत देर पहले ही। ओके सर। ये देखो, ये लिख सकता हूँ ऐसे? नहीं हाँ सर। लिख सकता हूँ ना? ये देखो, गेज ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक्स और टी का फंक्शन है, तो इफेक्टिवली लैग्रेंजियन क्या बचा? ये बचा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, थर्ड, सेकंड बेटा, आपको बता दो। 2 सर। सेकंड सर। टाइम का फंक्शन। क्योंकि अब टाइम नहीं है एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व, एक्स है इसलिए px नहीं होगा, px नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि lx के लिए आप इसको ट्रांसफॉर्म किसी भी उसमें करोगे, सिंगल डायमेंशनल है, कोई मतलब ही नहीं है एंगुलर मोमेंटम का, इसलिए ये भी गलत और नन ऑफ दीस तो गलत है ही। केवल एनर्जी इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन सिंस del L over del T is equal to 0, सिंस इसलिए E is a constant of motion। देखो, दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ और रहा है। अब किसे कोई तुक्का लगाएगा तो जल्दी से क्या सोचेगा? टाइम पे डिपेंडेंट है, फट से आंसर दे दो। तो थोड़ा सा आप लोग वो भी करके देख लेना ना, जो आप लोगों को सिखाया है गेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला। सर डाउट था सर। सर इधर एल को तो हम लोग हर्मिशियन में मतलब ले जाने के बाद उसके साथ तो एलेक्स और एच का हम लोग मतलब कम्यूटेटर निकल सकते हैं। किसका? एलेक्स का। एलेक्स का और जो हर्मिशियन मतलब जो हैमिल्टनियन इधर से निकलेगा उसका अगर कम्यूटेटर हम लोग 0 दिखा सकते हैं तब तो हम लोग बोल सकते तो चेक करके देखना, नहीं आएगा। ओके सर। ये चेक करके देख लेना, नहीं आएगा मेरे साथ। ठीक है, ओवरऑल ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आप लोग सर? काफी अच्छा लगा। हाँ, तो इसलिए आप लोग इसको विशेष प्रायोरिटी पर रखना, ऐसा पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं बहुत सारे क्वेश्चन को करवाने के बाद अब इस नतीजे पहुंचा हूं कि मुझे अब टॉपिक को बदल देना चाहिए, वरना बोर होने लगेंगे बच्चे। और पॉइजन ब्रैकेट में इससे ज्यादा कंसेप्चुअल बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन होना ना होना ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हेडिंग इज फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। These are the parts of Hamiltonian। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम मतलब बहुत तरीके से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने सिंपल बात बताऊंगी, बहुत चीजें देखने के बाद यही समझ में आया, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी कुछ भी नहीं, इसका सवाल करना बहुत आसान है। शर्त क्या है? आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके बीच का प्लॉट है? पोजीशन वर्सेस
मोमेंटम के बीच का प्लॉट है। इसीलिए हैमिल्टोनियन को क्यूपी की टर्म्स में लिखना हमने सीखा। इसीलिए हैमिल्टोनियन लिखने की बात आई कि हम जिससे कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम को भी हम दर्शा सके। ओके, सो क्या करना है हमें ऐसे लगना है, ऐसे समझना है जैसे ये एक्स है और ये वाई है। बस जैसे आप ग्राफ प्लॉटिंग जानते हो के तरीके, जैसे मैं आपसे पूछूं कोई बता सकता है मुझे एक यह भी रुक जाना, अभी जरा 2-3 बातें आप लोगों से ऐसे ही पूछना चाहता हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाए ग्राफ्स को लेके, क्योंकि बच्चे जो नेट के होते हैं उनका ग्राफ्स बहुत अच्छे नहीं होते। जैसे मैं आपसे पूछूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला। पैराबोला। अपर अब आपको खुला हुआ ऊपर या ऐसे? दूसरे वाला तक, ये वाला। यस सर। यानी जिधर की तरफ लीनियर टर्म होगी उधर की तरफ उसका मुंह खुला होगा, ऐसे ध्यान रखो। सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। अगर ये -4ax हो जाएगा तो -x की तरफ इसका मुंह खुला होगा। अगर x स्क्वायर बराबर 4ay है तो y की तरफ मुंह खुला हुआ होगा। अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो -y की तरफ को मुंह खुला हुआ होगा। समझ आ गई बात? y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर का प्लॉट कोई बताएगा कैसा है? अरे बोलो, हाइपरबोला नदी। कौन सा बोला? फर्स्ट हाइपरबोला। और कोई बताएगा? इलिप्स। इलिप्स। इलिप्स में तो प्लस आता है बीच में, माइनस हो जाएगा उधर। सर तो y इक्वल टू प्लस माइनस ऐसा है ना? पता है आपका? सर स्ट्रेट लाइन। ना पैराबोला ना हाइपरबोला, ये सीधे y बराबर एक प्लस x की लाइन खींचेगी, एक y बराबर माइनस x की लाइन खींचेगी। बस आप लोग इलिप्स और हाइपरबोला में बड़ा कंफ्यूज, समझ नहीं आया मुझे। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका कैसा जवाब आएगा? इलिप्स। ये इलिप्स है। और अगर आपसे मैं कहूं x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन या x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर अपॉन h b स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये कैसा होगा? ओरिजिन सेंटर पे नहीं होगा, कहां से होगा? सर एच और की पॉइंट पे होगा। इसका जो सेंटर होगा वो h के पे होगा। ये वाली जगह को मैंने डिनोट किया है, आप लोग ऐसा मत समझना नीचे वाली पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट किया है। थोड़ा बड़ा बना दूं, समझ में आ गया? यस सर। xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका ग्राफ कैसा है? हाइपरबोला। एसिम्प्टोटिक रेसिप्रोकल हो गया ना, इधर ऐसा ऐसा तो ये ऐसे आएगा आंसर। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कैसा आएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। हाइपरबोला। कैसा x एक्सिस पर साइज था दोनों साइड में। है? इस साइड पैराबोला टाइप का, उस साइड पैराबोला, मतलब किधर की तरफ को खींचूं? हां सर उधर से खींचेंगे सर। y बराबर 0 यानी x एक्सिस पे कटान कहां पर होगा? 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 पे। और y बराबर x बराबर 0 मतलब y एक्सिस पे कटान कहां पर होगा? कहीं नहीं, इमेजिनरी पॉइंट्स पर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। नहीं समझ में आया? और देख लेता हूँ आप लोगों को और किस किस की जरूरत पड़ सकती है। याद तो ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, बाकी आप लोग देखना। मैं आपसे अगर कहूँ कि चलो एक आपकी एक्सरसाइज के लिए, दिमागी एक्सरसाइज के लिए, इसका ग्राफ कैसा है? बराबर y इज इक्वल टू sin 1 अपॉन x। बेटा ये 12th क्लास में आप लोगों ने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, उसमें ये वाला इमेजिनरी कैसे आया ये पता करोगे। x बराबर 0 लगाओ, y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इस वाले में x बराबर 0 लगाओ, y बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस आयोटा नहीं आएगा? तो इसका इमेजिनरी होगा क्या? हाँ, इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो बताएगा? इमेजिनरी से ओरिजिन पे बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाएगा, उधर से आएगा सर, मतलब एक्स एक्सिस को टच करते हो
दोनों साइड ऊपर नीचे उठे। ऐसा हाँ सर, थोड़ा ओरिजिन में सर थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेगा सर, ओरिजिन पे क्या होगा? मतलब ऐसे ही। हाँ सर, थोड़ा इसी तरह और थोड़ा ऐसा हाँ लगभग सर। क्यों? सर एक्स का वैल्यू 0 पे आ जाता है ना, सही है। इसके जो रूट्स आएंगे पता क्या आएंगे? 1/x। इसके जीरोस ढूंढोगे ना तो 1/x इक्वल टू n पाई, तो x बराबर 1/n पाई होगा ना, प्लस माइनस। जीरोस वगैरह पढ़े होंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वगैरह पढ़ी होगी। प्लस माइनस 1/n पाई। n की वैल्यू 0 लगाओ तो इन्फिनिटी आएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। और n की वैल्यू जितनी भी लगाओ 1 2 3 4 5 6, जितना आप करीब जाओगे, जितना आप n की वैल्यू बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, उतना ही x की वैल्यू क्या होगी? कम आएगी। समझ लो, जितना आप इसको जूम करोगे ना उतना ही आपको घना दिखाई देगा। इसको और जूम करोगे तो और घना दिखाई देगा। समझ रहे हो क्यों कह रहा हूं ऐसा? कुल मिला के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि किस तरीके से आपको पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स और ये सब ढूंढने हैं। ठीक है, इसी तर्ज पे हम लोग आगे बात करते हैं फेज स्पेस। सर इसका भी नाम होता है क्या? इसका कोई अर्थ है? साइन 1/x का, इस डायग्राम का ग्राफ है। साइन 1/x ना, इसका कोई नाम नहीं होता, बस इसके बारे में ये बोला जाता है इट इज ऑसिलेटरी एट नियर या नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0 विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके सर। तो बेसिकली फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या है? ए ग्राफ बिटवीन, इसको तो मैं ज्यादा बड़ा नाम भी नहीं देता हूं, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं, ए ग्राफ बिटवीन q एंड p, और q एंड q डॉट भी लिख देते हैं। इसको फेज पोर्ट्रेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप जैसे मैं सिंपली आपको लिख के दिखाता हूं कई सारे। जैसे सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। भाई आपको कुछ भी लिखना है अगर ना, तो सबसे पहले उसका हैमिल्टोनियन लिखो। हैमिल्टोनियन चूंकि कांस्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो भी आप फिजिकल प्रॉब्लम पढ़ोगे उनमें हैमिल्टोनियन क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो हैमिल्टोनियन सिंपल पेंडुलम का आप लोगों को वैसे भी याद होता है, कितना होता है? कितना? यही तो होता है हैमिल्टोनियन। भाई इसको एनर्जी लिख सकता हूं ना। अब आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द प्लॉट बिटवीन पी थीटा एंड थीटा? पी थीटा और थीटा के बीच में प्लॉट कैसा आएगा? ऐसे तो नहीं पता चलेगा, है ना? ऐसे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा प्लॉट आएगा। कैसा प्लॉट आएगा? अजीब सा भी क्या? अगर लार्ज ऑसिलेशन, अगर मैं इसके लिए देखूं तो पी थीटा का और 1 माइनस कॉस थीटा का प्लॉट अगर देखूंगा मैं, तो अंडर रूट कॉस थीटा के तरीके से आएगा नहीं आएगा? फॉर लार्ज ऑसिलेशन, या पहले स्मॉल ऑसिलेशन का आप लोगों को ट्रेलर दिखाते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन क्या करोगे? E इज इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? लगभग। और ऐसे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन mgl प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर इज इक्वल टू ई। और ई को भी डिवीजन में ले जाऊं तो यहाँ ई लिख लूं और यहाँ ई लिख लूं। देखना मेरी बात को सही लिखी है मैंने या नहीं? 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया ना। अब आप बता सकते हो कि ये किसका ग्राफ है? लगभग इलिप्स इलिप्स है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला आ रहा है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? इलिप्स। कैसा इलिप्स? ये मान लीजिए ये है, लेकिन कहां पे आएगा? स्मॉल ऑसिलेशन के केस में। ऐसा नहीं हर जगह, ऐसा नहीं हर जगह। अच्छा एक बात बताओ, अगर एनर्जी बदल जाए, कई सारे पेंडुलम लटके हुए हों डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के, तो और भी अगर मान लीजिए और एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा हो जाएगा? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मैं अगर फैमिली ऑफ इलिप्स कहूं, ये फॉर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के लिए अगर बनाऊं, और भी बना सकता हूं, ग्रीन कलर के पेन से बना दे रहा हूं, ये अलग एनर्जी के लिए। यानी ये 3 पेंडुलम का स्मॉल ऑसिलेशन के लिए प्लॉट है।
ये एनर्जी E1 के लिए है, ये E2 के लिए है, रेड वाला E1 के लिए है, और बाहर वाला ब्लैक E2 के लिए है, E3 के लिए है। और ऑब्वियसली E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। तो यू कैन से फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ, मान लीजिए बहुत सारे सिंपल पेंडुलम्स हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? फैमिली ऑफ इलिप्स फॉर वेरियस एनर्जीज, है ना? तो कोई बात नहीं, फैमिली ऑफ इलिप्स बोलो या इलिप्स बोलो, एक ही बात। याद हो आपको फैमिली ऑफ सर्कल भी तो बोलते थे जब आप सर्कल पढ़े होगे तो 12th क्लास में। क्यों बोलते थे वहां फैमिली? फैमिली वहां क्यों बोलते थे? बहुत सारे सर्कल होते। नहीं, एक ही वैल्यू डिस्क्राइब नहीं है ना। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसीलिए वहां फैमिली ऑफ सर्कल नाम दे दिया जाता था, फैमिली ऑफ पैराबोलास, फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, है ना? तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग टेंशन में बताना। जैसे कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था हाइपरबोला, जिसका आंसर आया था, और मैंने बोला था केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें -√1 - x² वाला लैग्रेंजियन था, x0² वाला। तो उसमें आंसर लिखा हुआ था हाइपरबोलास। याद आया किसी को? हाइपरबोलास क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ ई के लिए वो लिखा होगा। अच्छा, यही काम अगर हम लार्ज ऑसिलेशन के लिए करें, ये मैं एक्स्ट्रा में डाल दे रहा हूँ आप लोगों की वाली स्लाइड। फॉर लार्ज ऑसिलेशन अभी बेटा बताइए क्यों कम ज्यादा लिखिए। बेटा ऐसा है ना, हम लोग जिस तैयारी में है, आपने पढ़ा होगा पेज स्पेस के बाद लेवलिस थ्योरम पढ़ी होगी, लेवल्स थ्योरम जिसको बोलते थे। भाई आप एंसेंबल्स के बारे में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? एंसेंबल में क्या होता है? कोई एक ही पार्टिकल थोड़ी होता है। किसी गैस के चैम्बर में कोई एक ही पार्टिकल थोड़ी होता है। अगर ऑसिलेशन हो रहे हैं तो कोई एक ही पार्टिकल ऑसिलेट थोड़ी करता है, या सारी की एनर्जी एक जैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना एनर्जी का। अगर मान लीजिए ये तो सिंपल पेंडुलम अगर एक सिंगल लटका हुआ तब तो ठीक है, एक ही बनाओ, लेकिन अभी इसको जनरलाइज फॉर्म में कहां ले जाएंगे कि जहां पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे एंसेंबल्स हैं, तो वहां पर इलिप्स का ये फैमिली बोली जाएगी। हाँ, एक इलिप्स एक पार्टिकल से एसोसिएटेड होगा, सही है? इसलिए अच्छा, लार्ज ऑसिलेशन की बात करें अगर, तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं थोड़ा सा। आप लोग पहले तो E = लिखें तो वही लिखा रहेगा, आप तो चेंज नहीं होगा। थीटा बराबर 0 पर पी थीटा कितना होगा? पी थीटा वर्सेस थीटा प्लॉट अब खींच रहा हूं विदाउट एनी अप्रॉक्सीमेट। तो व्हाट इज द प्लॉट एट थीटा = 0? पी थीटा = हाउ मच? 2ml² E ± 2ml² E। मतलब इधर भी होगा और इधर भी होगा, उतना ही ना। और आप बताओ किस जगह पर पी थीटा बराबर 0 कहां पर होगा? पी थीटा बराबर 0 लगाए तो थीटा कहां कितना आएगा? E/mgl 1 - cos इनवर्स E/mgl, यही तो आएगा। cos थीटा = आ जाएगा E/mgl, और 1 - E/mgl बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1 - E/mgl, ठीक होगा? तो वो कौन सी जगह होगी? कहीं तो कटेगा, इसका मतलब ये छोड़ो, कहीं ना कहीं तो कटेगा ना। यस इधर भी और इधर भी, मेरा मकसद ये बताना आपका। अच्छा, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आप ये बताओ, तो ऐसे ही तो आएगा बाई स्क्वायर बराबर cos थीटा की तरीके से, भले इसमें कुछ जुड़ा हुआ हो, इसमें कुछ जुड़ा हुआ हो। अरे पी थीटा का स्क्वायर है और cos थीटा, बाई स्क्वायर बराबर cos x, इसी टाइप का तो ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ बता दो तब भी समझ में आ जाएगा। ± √cos x, √cos x का प्लॉट कैसा आता है? ऐसी तो आएगा √cos x का, और -√cos x का कैसा आएगा? तो जैसी आंखें होती है ना आपकी, वैसा आएगा इसका ग्राफ। आप कॉमन सेंस से सोच लो। बाकी एग्जैक्ट अगर प्लॉट आपको खींचना है तो आप क्या करो, कैलकुलेटर वो एक ग्राफ प्लॉटर डाउनलोड कर लो, डेस्मोस करके आता है, उसमें डाल के देख लो, फटाफट पता चल जाएगा आपको। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, y = √cos x का प्लॉट आप लोग तुरंत ही देख सकते हो मोबाइल में। अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है,
आपको ये पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x और y बराबर अंडर रूट x में क्या फर्क है? ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों की छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू x के लिए माइनस वैल्यू भी आ सकती है, इसके लिए प्लस या और दोनों में अगर मैं बोलूँ फंक्शन कौन सा है? सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू। कौन सा सिंगल वैल्यूड है, कौन सा मल्टी वैल्यूड है? नीचे वाला सिंगल वैल्यू, नीचे वाला सिंगल वैल्यूड है। अच्छा, ऊपर वाले का प्लॉट कैसा आएगा? तो पैराबोला होगा। ऐसा है ना? यस सर। और इस वाले का प्लॉट कैसा आएगा? y बराबर अंडर रूट x का। केवल ये लाल वाला जो हिस्सा बनाया आधा, नहीं समझे? इसका प्लॉट आएगा ये पूरा और इस वाले का प्लॉट आएगा आधा। आप समझते हो इसका मतलब? ठीक है नहीं ठीक है? ये आधा पैराबोला और वो पूरा पैराबोला। नहीं समझ में आई? आ गया सर। फंक्शन तो एक ही है एक तरीके से, y स्क्वायर बराबर x और y बराबर अंडर रूट x एक ही है। फिर एक दो ग्राफ कैसे? ये दोनों एक ही है। नहीं है सर, y स्क्वायर बराबर 1 और y बराबर 1 एक ही है। नो सर। प्लस माइनस होता है। ये टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो ये जो है फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। ये 1 to 1 मैपिंग है इसमें, अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो। और ये वाला 1 to 1 नहीं है, मैनी टू 1 है ना, 1 to मैनी। और 1 to मैनी जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। ये सब आपने पढ़ा होगा, एक है कि अच्छा था हिंदी में पढ़ा होगा, ऑन टू इनटू सर्जेक्टिव इंजेक्टिव मैपिंग। पढ़ा नहीं पढ़ाई सर? पढ़ा सर, भूल गए। आप जितना दूर जाओगे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और जितना आप करीब आओगे। ओवरऑल बताऊं, ओवरऑल समझ रहे हो क्या लिखने का मतलब है? अगर मैं सारे ग्राफ को दिखाऊं तो ओवरऑल अगर फैमिली ऑफ ट्रैजेक्टरीज बनाऊं किसी सिंपल पेंडुलम के लिए तो ओवरऑल सीन कैसा होगा? जितना आप बड़े थीटा की बात करोगे उतनी ये आंख की तरह होगा और जितने आप कम एंगल की बात करोगे उतना ही ये इलिप्स की तरह होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? ओवरऑल समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जितना आप बड़े थीटा की बात करोगे उतना ही ये आईज की शेप की तरह होगा, अंडर रूट कॉस थीटा के ग्राफ की तरह होगा। जितना आप x इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 के करीब होगे उतना ही एलिप्टिकल बिहेवियर शो करेगा। नहीं समझ में आई? ये इलिप्स है, पूरा इलिप्स नहीं है, लगभग इलिप्स। और जितना आप इससे दूर हटोगे इलिप्स बिगड़ता चला जाएगा और कैसा बनता चला जाएगा? आपकी आंखों की तरह। समझ गए? सेम सिचुएशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की रहे। चलो लिखते जाओ, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। अभी देखो आप कैसे धराधम सवाल करते। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एनर्जी बताओगे, हैमिल्टोनियन बताओगे कितना होगा? p थीटा स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के x स्क्वायर। p थीटा भी क्यों लिखना है? px स्क्वायर लिख लो या p भी मत लिखो, x भी मत लिखो, क्यों लिख दो? नहीं समझे? और जनरल हो गया। बता सकते हो क्या इसको इस फॉर्म में लिख लूं? यस सर। 2e अपॉन k प्लस p स्क्वायर अपॉन 2me। और थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लूं? आपको अगर पसंद नहीं आएगा तुरंत हटा दूंगा। अब देखो, इलिप्स नहीं इलिप्स ठीक है, आपको बहुत कुछ पता चल गया ना। क्या क्या पता चल गया पता है? एक तो इलिप्स होगा, ये बात बिल्कुल सही बताई आपने। सेमी मेजर एक्सिस वगैरह। माइनर एक्सिस। कोऑर्डिनेट बता दो, इलिप्स भी पता चल गया। ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस भी पता चल गई। तो ये वाली कितनी होगी? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? रूट 2 बाई ये p है और ये q है। ये p है और ये q है। अब बोलो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? रूट 2 बाई के। रूट 2e बाई के कॉमा 0 और ये वाला माइनस रूट 2e बाई के कॉमा 0 और ये वाला 0 रूट 2me। 0 रूट 2me और ये वाला 0 माइनस रूट 2me। तो एरिया ऑफ इलिप्स बता सकते हो? एरिया पाई भी। ये भी बता सकते हो, पाई ए। बड़ा महत्व होता है एरिया ऑफ फेज ट्रैजेक्टरी का। आप लोगों ने वॉल्यूम शेल्स पढ़ी होंगी, है ना? फेज स्पेस के जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं h इज क्यूब। याद आया किसी को? ये पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में रटा जरूर होगा, चाहे वो आपने कभी भी पास किया हो, बीएससी और एमएससी कुछ भी। ये क्या बताता था? ये बताता वॉल्यूम नहीं, 1 नहीं, h क्यूब।
है ना। और यहीं से बना है कि इसकी शेल जो होती है वो कितने की होती है, एच साइज की, और प्लैंक कांस्टेंट यहीं से कल्पना की गई है कि ब्लर होता है, एक पॉइंट नहीं होता। खैर फिलहाल आप ये बताएं, आप एनर्जी कितनी आ गई, 2 पाई ई अंडर रूट एम अपॉन के, और इसको भी अगर उल्टा करके लिखूंगा तो 2 पाई ई अपॉन ओमेगा, है ना। यानी एरिया ऑफ ट्रेजेक्टरी किस पे प्रोपोर्शन में है, एनर्जी के प्रोपोर्शन में। पूछ सकता है कोई, लेकिन अभी आप इतने टेंशन मत लो, मैंने तो सिर्फ बताया कि ये एक इलिप्स होगा, ये एक इलिप्स होगा, ठीक है। आगे बढ़े। रुको सर एक अच्छा, अगर डैम्पिंग हो रही हो, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हो तो भाई एनर्जी डाउन होती जा रही होगी, और एनर्जी डाउन होती जा रही होगी तो यहाँ जो हैमिल्टोनियन आपने ई लिखा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम। तो इलिप्स धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अंदर की तरफ को बढ़ने लगेगा, तो इलिप्टिकल स्पाइरल नहीं हो जाएगा, इलिप्टिकल स्पाइरल। ये बना लिया आप लोगों ने। ये गेट बंद कर दो। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें सब कुछ वही रहेगा, बस एनर्जी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिकल स्पाइरल। इट इज काइंड ऑफ स्पाइरल बट इट इज इन द शेप ऑफ इलिप्स, इलिप्टिकल स्पाइरल। ट्रायंगुलर स्पाइरल भी होते हैं ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना, सर्कुलर स्पाइरल भी होते हैं ऐसे। और अगर एक ऑसिलेटर का ये स्पाइरल फिर बहुत सारे होंगे तो ये सब मिक्स हो जाएंगे, मिक्स नहीं होगा, ये तो कंटिन्यूअस डिके होगा ना। फिर बहुत सारे ऑसिलेटर होंगे ना एक साथ तक। क्यों होंगे बहुत सारे, एक ऑसिलेटर ही है जो डैम्प कर रहा है, मतलब आप ऐसे समझ लो सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है हवा में, सिंपल पेंडुलम हवा में लटका हुआ है। अब जैसे जैसे ये हवा में ट्रैवल कर रहा है, धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती चली जा रही है। एनर्जी कम होती चली जा रही है तो धीरे 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 ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है धीरे धीरे निकट आते रहेंगे, पास आते रहेंगे। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। हाँ सर। अभी आपको बिल्कुल एट द एंड क्लास के आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, अभी बहुत टाइम नहीं बचा है, फिर भी बहुत बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग नोट करें बस। बाउंसिंग ऑफ बॉल, अगर एक बॉल को आपने ऊपर से फेंक दिया गया है और बॉल बाउंस कर रही है, अब अगर बाउंसिंग जो है, मान लीजिए 3 बॉल है, ठीक है, और E इज इक्वल टू 1 है, 3 बॉल है और E इज इक्वल टू कितना है, 1 है। मतलब क्या हुआ, हर बॉल अपनी उसी हाइट पर पहुंच रही है जिस हाइट से गिराई गई है। जैसे मान लीजिए ब्लैक वाली बॉल ये यहां से पहुंच के यहीं पर वापस आ रही है, समझे। ऐसी रेड वाली बॉल है एक जिसका प्लॉट यहाँ खींचा हुआ है, वो यहाँ इनके बीच में उछल रही है ऐसे। ऐसी ब्लू वाली बॉल है वो ऐसे ऐसे उछल रही है। पहले ब्लैक का डिस्कशन करते हैं, पहले ब्लैक बॉल का डिस्कशन करते हैं। भाई इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा अगर आप लिखोगे तो p/2 अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg/, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट पर, mg/। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल डायरेक्ट लगा के देखें, y बराबर 0 पर मोमेंटम कितना होगा, y बराबर 0 पर मोमेंटम कितना होगा, प्लस माइनस √2m। प्लस वाला इस डायरेक्शन को दिखा रहा होगा और माइनस वाला अंदर वाली डायरेक्शन को, क्योंकि ये इसी पॉइंट पर टकराएगा और इसी पॉइंट से जब वापस लौटेगा तो √2m से वापस लौटेगा। तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, अगर आप बाई और p/, में देखें तो कैसा रिलेशन है, p/, में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, तो कौन बनाइए, पैराबोला बना। पैराबोला की यही तो खासियत है। तो पैराबोला में क्या होगा, अब आपको ये पता करना कैसा पैराबोला होगा, तो आप कुछ नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, y बराबर 0 पर प्लस माइनस √2m, तो यहाँ पर और यहाँ मार्क कर लो, और p/, बराबर 0 पर y बराबर E/mg, वो यहाँ मार्क कर लो। ये आ गया भाई,
ऐसी अगर कम हाइट होगी तो टोटल एनर्जी कम होगी, टोटल एनर्जी कम होगी तो ये और अंदर होगा, ये इसकी और ज्यादा थी, ये ऐसे होगा। मतलब ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के अगर कई सारे पार्टिकल्स चल रहे होंगे तो फैमिली ऑफ पैराबोला आ जाएगी। इसमें एक चीज गलत है कि ये पेन के कलर जो है सही कर दूं। ये येलो ब्लू वाला सबसे छोटी हाइट से कूद रहा होगा और जो रेड वाला है मीडियम हाइट से। ठीक है, यहां तक बात नहीं। और मान लीजिए E1 के बराबर नहीं है तो E1 के बराबर नहीं है तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो क्या हाल होगा? सर ये डैम्पिंग की तरह आ जाएगा। डैम्पिंग की तरह किस तरीके का? शेप देखें आप तो शेप कुछ ऐसा आएगा। देखो पहली बात हाँ इस हाइट से गिरा, ठीक है। अब मैंने केवल एक ही कलर का पेन यूज किया है, इसमें 3 कलर के पेन यूज किए थे क्योंकि 3 अलग अलग पार्टिकल कूद रहे थे, लेकिन जिस हाइट से कूद रहे थे उसी हाइट पर वापस जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक ही कलर से दिखाने का मतलब है बॉल एक ही है। पहली बार जब गिरी तो यहाँ पे गिरने के बाद इतनी ऊंचाई पे गई, फिर दूसरी बार जब गिरी मतलब यहाँ से गिरी, लौटी तो यहीं तक पहुंची, फिर लौट के आई, फिर यहीं तक पहुंची, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ये नीचे होती चली जा रही है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर से गिरी मान लो, ठीक है, सिंगल पार्टिकल सिंगल कलर लिख दिया है। यहां से गिरी, कहां से गिरी? बाई बराबर अंडर रूट नहीं ई अपॉन mg से। अब आई यहां तक आई, कितने मोमेंटम से आई? यहां तक पहुंची बाई बराबर 0 पे, कितने मोमेंटम से? माइनस अंडर रूट 2me से। वापस कितने से लौटेगी? प्लस अंडर रूट 2me से। लेकिन वो प्लस अंडर रूट 2me जो होगा वो अलग एनर्जी होगी, क्यों? क्योंकि लौटेगी कम एनर्जी से, तो कम एनर्जी से लौटेगी, थोड़ा और नीचे हो जाएगा, फिर ऊपर गई, सबसे ऊपर से फिर लौटी, फिर जब टक्कर यहां हुई तो फिर क्या होगा? मोमेंटम बदलेगा, लेकिन कितना होगा? उससे कम एनर्जी से लौटेगी। समझ रहे हो कुछ बात? नहीं। अगर मैं इसको एग्जैक्ट दिखाऊंगा, कलर अगर बिल्कुल सही से दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये मैं दिखाऊं, डिसकंटिन्यूटी दिखाओ, कोई दिखा, रिपीट कर दो, यही कह रहा हूँ बच्चे। चलो मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक आई तो प्लॉट कितना बनेगा? सिर्फ इतना। समझ रहे हो क्यों? सोचो, यहां से यहां तक आई तो ये कितना मोमेंटम है? अंडर रूट 2me मान लीजिए। अब टक्कर हुई, e की वैल्यू 1 नहीं है तो टकराने के बाद मोमेंटम उतना ही मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा ना, टक्कर में एनर्जी खर्च हो गई होगी। तो यानी कि प्लस अंडर रूट 2me, बट E1 इज ग्रेटर देन E1 इज लेस देन E, तो ये चीज छोटी हो जाएगी। मतलब अगर इसके सिमेट्रिक पॉइंट देखूं तो इसके सिमेट्रिक जो है वो ये वाला पॉइंट है, लेकिन जाए शुरुआत तो यहां से होगी, ठीक है। अब यहां तक गई, यहां से यहां तक गई तो ग्राफ का कितना हिस्सा बना? ये वाला। फिर यहां से वापस लौटी नीचे तक तो ये वाला बना। अब फिर टक्कर लगी, फिर ये कम और रह गया मोमेंटम, कितना? 2me2। तो अब जिस सिमेट्रिक पॉइंट पे जाना थी उससे भी कम पे आ गई। तो ये इस तरीके से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे टक्कर तो यहीं पे हो रही है, y = 0 पर। स्टार्टिंग यहां से बेटा, वैसे आप कहीं से भी शुरू कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहां से है। और अगर E बराबर 0 हो जाए तो स्टार्टिंग वाला नहीं समझ आएगा। स्टार्टिंग वाला मतलब लास्ट वाला, मतलब पहले ये जगह कौन सी हुई? सर इससे पहले वाला ग्राफ नहीं है ये। सर ये वाला तो पक्का पता चल रहा है पैराबोला होगा। पैराबोला ही होगा ना। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे होगा। चलो मैं फिर और दिखाता हूं, रुक जाओ, एक और स्लाइड जोड़ता हूं, फिर आपके समझ में आ गया ये पैराबोला कैसे। इधर देखो, अब एक बार देखना बड़ा कंसंट्रेट होके, ठीक है। इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, px/p² अपॉन 2m प्लस mg/ बराबर e। यही तो है इक्वेशन, p/² बराबर e माइनस mg/ इंटू 2m। सही है? जी सर।
तो पी बाई स्क्वायर बराबर माइनस 2me माइनस एम जी बाहर ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा बाई माइनस ई अपॉन एम जी। सही लिखा है? नहीं, यस सर। इसको मैं उस फॉर्म में ले जा रहा हूँ जिस फॉर्म में आप लोग देखने में बहुत पसंद करोगे। अब सही है, ये वाली फॉर्म नहीं हो गई, बाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax प्लस कांस्टेंट, है, प्लस कांस्टेंट भी पाएगा। कहाँ है कांस्टेंट? कहाँ? सही है सर। अरे इसकी जगह x लिख लिया, ये इसकी जगह बाई लिख लिया, बस यही तो बोल रहा हूँ। पूरे की जगह लिख, ओके सर। अरे वो एडजस्ट हो गई वाली टर्म भी। इस पैराबोला की शक्ल कैसी होती है? माइनस अक्ष की तरफ में। माइनस एक्स की तरफ मतलब माइनस एक्स की तरफ, मतलब ऐसा। अच्छा, इसका 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 वो कितना होता है? शीर्ष, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। x बराबर 0, y बराबर 0, यही तो होता है वर्टेक्स। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? y माइनस ई अपॉन एम जी। और इसका y का काम कौन कर रहा है? पी वाई, तो यानी y बराबर यहाँ से कितना आया? ई बाई एम जी, और इसका 0। इसका मतलब कहाँ पे हुआ इसका वर्टेक्स? ई अपॉन एम जी कॉमा 0। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। इसका आपको पता है इसका वो कहाँ होता है? फोकस, फोर फोकस, फोकस माइनस ए कॉमा 0 पर। आप भूल रहे हो। अरे इसका फोकस माइनस ए कॉमा 0 नहीं होता है, हाँ सर। ये सर इसका ए कॉमा 0 होता है, इसका माइनस ए कॉमा 0 होता है। यानी कि x बराबर माइनस ए और y बराबर 0। x बराबर माइनस ए का मतलब x की जगह काम कौन कर रहा है? ई माइनस एम जी। और a का काम कौन कर रहा है? बता सकते हो a का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है? एम एम स्क्वायर जी अपॉन 2। ये सर और यहाँ से y निकल के आएगा नॉन जीरो, ई अपॉन एम जी माइनस एम जी अपॉन, मतलब 0 0 पे नहीं आएगा, है ना? जी सर। वैसे कॉमन सेंस से नहीं पता चल गया, ऐसा ही होगा ग्राफ। अब क्योंकि टक्कर हो जाती है y बराबर 0 पे, तो इतने ग्राफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए केवल इतना ही हिस्सा बनाया है। अब बोलो, Yes. ये मैथमेटिक्स करिए। अगर आप इतनी मैथमेटिक्स करोगे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए केवल आपसे पैटर्न पूछा जाता है। पैटर्न समझते हो? मतलब केवल आपसे ये पूछा जाता है दिखने में कैसा होगा, ज्यादा टेंशन नहीं दी जाती है। तो अगर आप ज्यादा चीजें पता करना चाहते हो, मैथमेटिक्स आपको आती है, आप उसमें लगा के लॉजिकली पता भी कर लोगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ठीक है बेटा? जी सर। आप समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आप मुझे बताओ, अगर E1 बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, मान लीजिए ब्लैक वाले कर्व पे चल रहा था पार्टिकल, एनर्जी बदल गई, तो वो कौन से वाले पे आ गया? एनर्जी कम हो गई तो वो कौन से ट्रैक पे आ जाएगा? रेड वाले पे। फिर यहाँ तक आया, फिर एनर्जी बदल गई तो वो ब्लू वाले ट्रैक पे आ जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पे। जी सर। और अगर E की वैल्यू 0 हुई तो बाउंस नहीं करेगा सर वो। तो फिर यही तो आ जाएगा सिर्फ इतना हिस्सा। इसमें कुछ बोलना है मुझे? ठीक है, बना लो। यस सर। बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो बेटा, ज्यादा तनाव मत लेना, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये केवल ग्राफ है, ग्राफ जो 12th क्लास में पढ़ते थे वो है। इसको ज्यादा सीरियस मत ले लेना। और यकीन मानो आप लोगों का सवाल गलत नहीं होगा। अगला आर्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स, जो हल्के वाले हैं सब करवा दे रहा हूँ मैं आपको। कल मैं आपको टेढ़े मेढ़े करवाऊंगा। तो पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स यू ऑलरेडी नो वेरी वेल कि V इज इक्वल टू 0 हाँ बेटा, मेरी आवाज आप सुनाई दे रही? पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू, आपको पता है 0 0 टू a और अदरवाइज इंफिनिटी। ऐसा ही तो होता है पोटेंशियल बॉक्स। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। पोटेंशियल बॉक्स आपने खूब पढ़ा होगा, क्वांटम में भी पढ़ा होगा। तो इस पोटेंशियल बॉक्स में अगर आपको वो लिखना है हैमिल्टोनियन, तो आप हैमिल्टोनियन क्या लिखोगे? p² अपॉन 2m प्लस 0,
0 to a के बीच में, भाई काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर 1 to m, पोटेंशियल एनर्जी 0। और इधर लिखने का कोई मीनिंग नहीं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी है, तो पार्टिकल होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2me, यानी पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, p बराबर कांस्टेंट है ना, p बराबर कांस्टेंट का मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन। अगर पार्टिकल इधर जाएगा तो प्लस अंडर रूट 2me और इधर वापस जब लौट के आएगा तो माइनस अंडर रूट 2me, इस तरीके से तो लौटता रहेगा। सही है। कल आप लोगों को पूरा फेज ट्रैजेक्टरी ढंग से बताऊंगा, तो इसलिए जरूर क्लास में रहिएगा, आराम से पढ़ेंगे आराम से और हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉबेबल कल आपका फेज ट्रैजेक्टरी खत्म हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पाथ में स्ट्रेट लाइन पाथ है बेटा, ओवरऑल इट लुक्स लाइक रेक्टेंगुलर शेप। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जो मैंने करवाया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अब जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ग्राफ दिख रहा है, यस सर। 17वां नंबर, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, x plus 2 x प्लस 2, तो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, अब दिखाई दे रहा साफ। हाँ भाई, इसका हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन हो जाएगा कितना, e स्क्वायर अपॉन 2m प्लस x प्लस 2, और एनर्जी दी हुई है कितनी, -2। तो बताओगे पहली बात तो ये कैसा आएगा, अरे सीधा सीधा फंडा है ना। ए ऑप्शन होगा क्या सर? एक मिनट रुको बेटा, अभी ऑप्शन अब बताओ, x बराबर 0 पर कहाँ काटेगा ये, मतलब x बराबर 0 मतलब p एक्सिस पर कटान कहाँ होगा, -2 सोच के बताओ बेटा, बिना सोचे मत बताओ। नहीं होगा सर, नहीं होगा, तो पहली बात तो ये गलत हो गया, क्योंकि माइनस का आ रहा है ना, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। अच्छा, और p बराबर 0 x पर कहाँ होगा, -3 यानी नहीं काटेगा, तो सीधा सीधा पैराबोला होगा और मुंह उधर की तरफ को खुला होगा। अभी आप लोगों को बताया था उधर की तरफ तो खुला था। अगर आप चाहो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर निकालो, फिर करो, तो भी बात वहीं आएगी। अपने को ऑब्जेक्टिव करना था, तो नहीं समझ में आया चाहिए। ग्राफ समझ में आया नहीं, देखो और सरल तरीका बता रहा हूँ बेटा, और सरल तरीका बताऊँ, और सरल तरीका बताऊँ बेटा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। ऐसे लिख लें भाई, मैंने क्योंकि इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा शेप पे, ऐसे कर लिया करो, कांस्टेंट वांस्टेंट से हटा लिया करो। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख लूं, -x-4 और -1 भी बाहर ले लूं तो कितना आ जाएगा, x plus 4। अब बताओ मुझे, इसका y स्क्वायर बराबर -4ax टाइप ही तो हुआ, इसका वर्टेक्स कहां पर होगा, यस सर। x बराबर -4 नेगेटिव x में। नेगेटिव x, 0 पे होगा ना, ठीक है सर। ये वाला भी हो गया ऑप्शन, ऐसे कर लो, यस सर। जैसे दिल करे वैसे कर लो, बस कर लो, थैंक यू सर। आपको आंसर निकालना है बस। अब जैसे ये क्वेश्चन 18वां, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लें, इसके बाद आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। कल सुबह मिलेंगे, लेकिन कल सुबह क्लास लगी है मेरी, आई थिंक मैसेज आप लोगों को भी पहुंच गया होगा। यस सर। कुछ लोग ये बता रहे हैं किसका, इसका आंसर देख के तो नहीं बता देते हो तुम लोग बहुत जल्दी। अच्छा, इसका हैमिल्टोनियन ये है, तो बताओ xt प्लॉट कैसा आएगा। अब xt पूछा है तो आप फेज ट्रैजेक्टरी निकालने लगो तो अलग बात, xt पूछा हुआ है तो आप xt के बारे में सोचो ना।
एक्स टी के बीच में रिश्ता कैसे आ सकता है? तो पहले तो हैमिल्टन इक्वेशन लिख लो, डेल एच ओवर डेल पी एक्स क्या देगा आपको? एक्स डॉट, यहां से कितना आएगा? डेल एक्स ओवर डेल एक्स, डेल एच ओवर डेल पी एक्स, पी एक्स बाई रूट पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स डॉट है ना, और डेल एच ओवर डेल एक्स बराबर माइनस पी एक्स डॉट, तो यहां से कितना आएगा? -1 -1। यस सर, हाँ, तो पी एक्स डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1 यानी कि पी एक्स बराबर यहां से कितना आ जाएगा? x टी प्लस समथिंग, है ना भाई? मैं ये सीधे सीधे कह दूं, सी को भी अगर छोड़ दूं टी आ जाएगा। और अगर मैं इसको अरेंज कर लूं, यहां से पी एक्स निकाल लूं अगर, तो कितना आएगा? पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डॉट स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर, तो यहां से पी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, यानी पी एक्स बराबर आ जाएगा कितना? एक्स डॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, तो यानी एक्स डॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर बराबर टी आ गया। जिसने इतना जल्दी बताया वो कैसे कैसे करा, क्या किया उसने? डिंपल कैसे किया आपने ये? मतलब कोई और तरीका हो तो बताओ, थोड़ा सा हमें भी जल्दी हो जाएगा। तो नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही किया था, पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है तो स्क्वायर करके तब दोनों साइड सर तब किया था। तब तो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा, हाइपरबोला आएगा पी एक्स और एक्स में। अब देखो इधर देखो, यहां से एक्स स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि एक्स डॉट इज इक्वल टू आ गया टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करो इसको, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2 कर लूं तो कितना आ जाएगा? ये अरे सही लिख रहा हूँ यहाँ पर, बस ऐसे ही चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है। सर इसमें हैमिल्टनियन को डायरेक्ट टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो एक ही लाइन में आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट। क्या चीज बेटा? हैमिल्टनियन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी है क्या? यस सर। तो कैसे कितना आएगा? ये वाला कितना आएगा? एक्स डॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका 0 कैसे रख दिया? इसका कैसे रख दिया 0? इसका भी तो आएगा। ये कौन बना? हाइपरबोला होगा आंसर इसका, देखना चेक करना। सी शिवम सी है क्या? देखना। हाँ हाइपरबोला यार, हाइपरबोला आएगा, ये है प्रॉपर तरीका इसको करने का। यस सर। क्लियर हुआ नहीं? अगर आपसे इसका कोई फेज ट्रेजेक्टरी पूछ लेता तो कैसा आता? इसकी अगर फेज ट्रेजेक्टरी कोई पूछ लेता तो कैसा आता? पी एक्स और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा आता? फेज ट्रेजेक्टरी पूछता तो क्या आता आंसर? अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर ई है ना, यही तो था। तो आप इसको लिखते पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस ई होल स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर बराबर 1। तब आंसर क्या होता? हाइपरबोला। तब भी आंसर हाइपरबोला होता, और अभी भी इत्तेफाक है कि आंसर हाइपरबोला आया। तो फेज ट्रेजेक्टरी में फेज स्पेस में ये हाइपरबोला बनता, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल स्पेस, है ना। ये जो एचटी प्लॉट है इसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल स्पेस, जो आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। उसमें जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? वो भी हाइपरबोला आएगा। तो उसका प्रॉपर मेथड ये है। नहीं समझ में आया? चले बंद करें अब। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अदरवाइज मैं स्लाइड शो चालू कर रहा हूँ। ये लास्ट वाला फेस वाला बताना। तो बेटा कल सवाल करवाया था वही वाला, आइए कल याद नहीं आ रहा आपको। फिर लैग्रांजियन जिसका दिया हुआ था अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, इसमें एक लीनियर टर्म जोड़वाई थी। ओके करो। लीनियर टर्म, तो इसके करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन लिख लिया था मैंने पी स्क्वायर प्लस 1, और लीनियर टर्म जोड़ी थी, इसका आंसर भी है क्या आ रहा था? हाइपरबोला ही तो आया था कल भी। तो वही क्वेश्चन तो है, उसको बनाया गया है बस। लास्ट स्लाइड दिखाओ सर। ये लास्ट ही चल रही है बेटा, इससे पहले वाले इससे पहले वाली। इसमें क्या दिक्कत है सर? सॉल्व कर रही थी। अच्छा अच्छा, सर कल क्या पढ़ाओगे? स्लाइड तो कर दो सर। कल बेटा फेज ट्रेजेक्टरी के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा सारे, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करूंगा, ठीक है।
हेलो सर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलो सर। हाँ हेलो सर, और लाग्रांजियन वाला जो प्रॉब्लम करवाए थे ना आपने, जहाँ पर कांस्टेंट ऑफ मोशन की बात की थी, हाँ यूनिक प्रॉब्लम था, वो वाला स्लाइड ऊपर बताएंगे कुछ क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, चालू कर रहा हूँ मैं, बताना बीच में कहाँ पे रोकना है मुझे। ये पहली स्लाइड थी, ये पहली स्लाइड है, ठीक है। सर ये वाला कौन सा? ये जो अब आएगी स्लाइड, इससे पहले? ये इससे पहले। इसमें क्या हुआ सर? यहाँ पर जो आपने ये -2x सब्सट्रैक्शन करके यही दिखाया था ना कि ये जो ax.t प्लस ax, ये एक dfdt वाला टर्म है, तो इसको हम इग्नोर करके ये लिखा है ना। हाँ बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बार ये लार्ज ऑसिलेशन, ये जो आई शेप ग्राफ आ रही है, फिर से बता दो। बेटा आप क्या करो ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार ये पहले स्लाइड शो दिखा देंगे, उसका 2 मिनट रुके रहना क्लास में। ठीक है, और एक स्लाइड ये थी, ये भी ग्राफ वाली भी ले लो चाहूँ। थैंक यू सर। हो गया बेटा? बाउंसिंग बॉल वाली स्लाइड दोबारा दिखा दो। ये लो, हाँ बेटा आप ये बताओ, आप ये आई शेप वाला जो है ना, यस सर। ये कौन? अब ऐसे बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर ये शेप की समझ आ रही है, जो cos थीटा वाली टर्म करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये छोड़ के हम एक चीज ये देखें कि बाई स्क्वायर बराबर cos x का ग्राफ कैसा आता है? वैसे ही तो ग्राफ होगा, हुलिया तो वैसा ही होगा, भले ही इधर उधर हो। यस सर। बाई स्क्वायर बराबर cos x का प्लॉट कैसा है? यानी बाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट cos x, ऐसी तो आएगा। यानी बाई बराबर अंडर रूट cos x का खींच लो और बाई बराबर माइनस अंडर रूट cos x का खींच लो और दोनों को ओवरलैप कर दो, यही मतलब हुआ। अंडर रूट cos x का ग्राफ कैसा आएगा? cos 0 की वैल्यू 1 होगी और इट इज सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, जो कि इवन फंक्शन है, और 90 पर 0 होगा। ऐसा ही तो होगा ये ग्राफ। तो बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसका ग्राफ बिल्कुल जस्ट इसका पलट होगा। स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा ठीक है सर। बेटा cos x अलग होता है, ठीक है, अलग होते हैं, लीनियर फंक्शन अलग होते हैं, log x अलग होता है, e की पावर x अलग होता है, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है ना। यस सर। तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। यस चलो बेटा गुड नाइट, खाना वाना खाओ और आराम से सो जाओ। सर टेस्ट का सिलेबस बता दो। सिलेबस मैंने बताया ना, लैग्रांजियन और न्यूटोनियन, बस। कब है टेस्ट आप लोगों का? परसों है ना? लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन आधा आधा।